ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी है रो और लिक्विड का डेंसिटी है 3 रो। क्या लगता है ये ऑब्जेक्ट तैरता दिखेगा या डूब जाएगा इस लिक्विड में? किसका डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड का या फिर ऑब्जेक्ट का? लिक्विड। क्या होना चाहिए? पार्शियली समझ जाएगा। तो इसको डूब जाना चाहिए या तैरते रहना चाहिए? तो तैरता रहेगा। परफेक्ट। आयरन होता है ज्यादा डेंस, वो वाटर में डूब जा रही है आयरन का ब्लॉक। और यदि ये तैरता रहेगा तो अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इसका कितना पार्ट पानी के भीतर रहेगा तैरते हुए। अगला पार्ट क्या बन जाता है कि इसके कितना हाइट पानी के भीतर रहेगा तैरते हुए। तो जब आप देख रहे हैं बायंसी और mg, इक्वेट करिए। बायंसी कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यदि वेट की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बेस एरिया मान लेते हैं ब्लॉक का ए, ए इंटू एच हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू रो इंटू जी। और एट इक्विलिब्रियम, यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड एच, पानी के भीतर कितना है ये। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, एट इक्विलिब्रियम लिख देंगे आप। एट इक्विलिब्रियम एफ बाइन सी इक्वल्स टू एम जी। एफ बाइन सी हो गया ए एच इंटू 3 रो, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी है 3 रो, ए एच इंटू 3 रो तो लिक्विड लिखना है हमें ए एच इंटू 3 रो इंटू जी। और एम जी कैसे लिखेंगे, ए इंटू एच इंटू रो इंटू, ये ए एच चला गया, हाँ ए और ये चला गया, रो और रो चला गया, जी और जी चला गया। तो एच इक्वल्स टू हो गया एच बाई 3। तो जितना ज्यादा डेंस होगा ऑब्जेक्ट उतना नीचे जाने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। यदि लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो वो बैठ जाएगी नीचे, लेकिन यदि लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है तो ब्लॉक ऊपर। और यदि लिक्विड का डेंसिटी ब्लॉक के डेंसिटी से 3 गुना ज्यादा है तो ब्लॉक के हाइट का केवल 1/3 जो है पानी के भीतर रहेगा और ये तैरता दिखेगा। यदि 4 गुना ज्यादा होता लिक्विड का डेंसिटी ब्लॉक के डेंसिटी से तो 1/4 जो है ब्लॉक लिक्विड के भीतर होता और ये तैरते रहता। एक काम ये आपके समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अरे ए डेंसिटी वो है एरिया ऑफ ब्लॉक। हाँ ए है। यदि ये ब्लॉक आप 3 डायमेंशन में देखते तो ये एच होता और ये होता, ये ब्लॉक यहाँ तैरता देख रहे हैं 3 डायमेंशनल इमेज। अच्छा चलो जल्दी में बताओ, ये ब्लॉक जिसका डेंसिटी रो और लिक्विड का डेंसिटी है 5 रो या फोर रो, तो ये कितना पार्ट पानी के भीतर में होगा कितना बाहर? h/4। तो सोचने के लिए क्या करना है, ये है h और ये पानी के भीतर वाला है स्मॉल h। तो हम क्या कर देंगे सॉल्व करते वक्त, F बाइन सी किसके बराबर कह देंगे, mg के। और mg और F बाइन सी बराबर है तैरते वक्त यदि इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, एरिया इंटू एच, जो पानी के भीतर पार्ट है उसी तो वही तो लिक्विड को हटाएगा।
इंटू रो लिक्विड इंटू जी, यह है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। एरिया इंटू ब्लॉक का है, इंटू ब्लॉक की डेंसिटी इंटू जी, ये है ब्लॉक का वेट। रो चला जाएगा, जी चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो यहां से सही आप कह रहे हैं, एच हो जाएगा H/4। इसमें भी यही पूछा गया था, एच कितना होगा, पानी के भीतर डूबा हुआ पानी। हो गया सर। एक एग्जांपल देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स का ही। एक बॉल है जो कि h हाइट से ड्रॉप की गई, ये रो डेंसिटी का है और लिक्विड 3 रो डेंसिटी का है। क्या लगता है, क्या ये पानी में नीचे बैठता चला जाएगा नहीं या सर। कहीं से मुड़ के वापस भी आएगा? सर फ्लोट करेगा। तो जब ये h हाइट से आ रहा है, h हाइट से आने पर यहां आते आते इसके पास एक वेलोसिटी होगा, ये रुकेगा क्यों? ये कुछ नीचे तक जाएगा, फिर यहाँ रेस्ट पे आएगा और फिर ये वापस आएगा, और यदि एनर्जी लॉस कहीं नहीं हो रहा तो फिर ये इतने ऊंचाई तक वापस चला आएगा। ये बात कुछ हजम नहीं, हाजमुल्ला खाओ। यदि कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होना चाहिए, एक बॉल को आपने h हाइट से ड्रॉप किया, A से ये B पे आया, B से ये C पे गया और C से ये वापस D पे आया, D से ये वापस E पे आया। सर ये क्या लफड़ा है? फिर से नाम लिखता हूं जो अच्छा लगे आपको देखने में। जो आपको देखने में अच्छा लगे वैसा नाम फिर से लिखता हूं। ये ड्रॉप किया गया है, कहां से ड्रॉप किया आपने? ए से, ये बी तक आया, कौन ला रहा है? ग्रेविटी। फिर बी से सी तक गया, सी से वापस डी तक गया और डी से वापस ए पे आया। तो ए टू बी ये जो टाइम लगता है यदि T1, तो ये टाइम भी वापस का T1 होगा। यदि ये टाइम लगता है T2 तो ये वापस का भी T2 होगा। ए से बी S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S हो गया H, U हो गया 0, ड्रॉप करते वक्त हाफ G T1 स्क्वायर, T1 निकल करके चला आया √2H/G। और जब बॉल पानी में होगा, जस्ट इनसाइड वाटर, F/C इज ग्रेटर देन mg, तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? रिटार्डेशन हो जाएगा, बॉल नीचे जा रही है, FB माइनस mg/m, FB माइनस mb/m। सोचो, ए से बी में एक पॉइंट और देख लेते हैं कि यदि ये नीचे आया है ना ए से बी, एक फॉर्मूला और लिखते हो, V² = U² + 2AS।
V इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2GH। V हो गया √2GH। और जस्ट इनसाइड वाटर जो आपने रिटार्डेशन लिखा FB बड़ा है, FB कैसे लिखोगे? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड m बाई रो ऑब्जेक्ट, ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, और लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, इंटू जी से मल्टीप्लाई किया। फिर m से हमने डिवाइड कर दिया। देखो तो ये रिटार्डेशन कितना आ गया? 2G। आपसे कोई ये पूछता है कि ये कितने डेप्थ में जाके रुकेगा, यदि ये S2 कोई पूछे आपसे, सॉल्व करते वक्त क्या लिखने वाले हैं? फ्रॉम नाउ फ्रॉम B to C, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। V कहाँ देखेंगे? C वाले पॉइंट पे, वहां तो रेस्ट पे आएगा। प्लास्टिक वाला बॉल है, पानी के भीतर थ्रो किया, वो जाके रुक के वापस चला आएगा और ऊपर चला जाएगा एयर में निकल के, यदि रेजिस्टेंस नहीं है, नो जनरल लॉस। U स्क्वायर हो जाएगा VB स्क्वायर, और रिटार्डेशन है इसलिए -2 इंटू 2G इंटू S2। और GS2 इक्वल्स टू VB स्क्वायर अंडर रूट 2GH। ये वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी था पानी में इंटर करने से जस्ट पहले, और S2 निकल के चला आया। सर वो अंडर रूट उसको स्क्वायर अच्छा, अंडर रूट भी हटेगा, थैंक यू। VB स्क्वायर S2 हो जाएगा H/2। और इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम कैसे देखोगे आप? V इक्वल्स टू U प्लस AT। V तो हो गया 0, U हो गया अंडर रूट 2GH माइनस 2G इंटू T। ये है अंडर रूट V इक्वल्स टू U प्लस AT अंडर रूट 2GH माइनस 2GT। तो ये हो गया अंडर रूट H/2G। ये आ गया T2 आपके पास। तो टोटल टाइम पीरियड जो यहां लिखोगे, यदि पूछा जाता है तो टोटल टाइम पीरियड कैसे लिखोगे? T1 प्लस T2 प्लस T2 प्लस T1 ट्वाइस T1 प्लस T2 हो जाएगा, ट्वाइस अंडर रूट 2H/G प्लस अंडर रूट H/2G। क्या इस तरह के क्वेश्चन सोचना समझ में आ गया, जो आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट में भी दिया गया था? मैंने हिंट लिखा था कि काइनेमेटिक्स यूज करो। सर B2C नहीं आया समझ कैसे किया। अच्छा, B2C में फोर्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है? सर √2GH उस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं बॉल? और mg। FB और mg जब लगा देखोगे तो FB कितना आ रहा है? कहो 3mg। यहाँ देखो, यस सर। तो बॉल एक्सलेटेड होगा या रिटार्डेड होगा? रिटार्डेड होगा। तो कितने देर बाद रुकेगा? और रिटार्डेशन कैसे निकालोगे? कहो
सर नेट फोर्स अपॉन मास से, FV माइनस mg बाई m से। यस क्या अभी नहीं समझ में आया? अरे ये तो बी चीजें से सी, सॉल्व किया ऐसे ना, ये नहीं आया सर मुझे। मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तुम सॉल्व करो ना, तुम मुझे बताओ ना तुम क्या लिखोगे। मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, मैं तो बेकार का काम करता हूँ। तुम बताओ अब तुम कहाँ से क्या क्या तुम्हें पता है बी से सी में कैसा मोशन है, एक्सलेटेड या नॉन एक्सलेटेड, नॉन एक्सीलरेटेड, रिटार्डेड है या एक्सलेटेड है? रिटार्डेड है सर। रिटार्डेड भी एक्सलेटेड ही हुआ, नेगेटिव एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ पर काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हो या नहीं? कर सकते हैं सर। तो कर दो। बी से सी का डिस्टेंस बताओ, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। लिख दो, बी टू सी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ v के बदले कितना, 0 u के बदले कितना, 2gh अंडर रूट 2gh उसका स्क्वायर, और a के बदले कितना, 2g माइनस 2g इंटू s2। s2 निकल आया, सर। कितना आ गया, h/2। ये समझ में आया या नहीं? यस सर आया। या h/2 आया या अंडर रूट h/2g, अंडर रूट h/2g आया। और b से c के लिए टाइम कैसे निकालोगे, v इक्वल्स टू u प्लस प्लस 80 80 से से 0 2 ही अंडर आएगा। रूट 2gh माइनस 2gt, t2 निकल के चला आएगा। ओके सर। अरे निकल के आ ही जाएगा या नहीं? आ ये जाएगा। h/2 ही था, पिछला वाला h/2 ही आएगा, वो स्क्वायर है। यहां से ये हो जाएगा 4gh2 इक्वल्स टू 2gh, यहां से आ जाएगा s2 इक्वल्स टू h/2, और दूसरा टाइम निकल के यहां से चला आएगा। इसमें मुझसे मेरे भरोसे क्यों रुके हो कि सर नहीं समझ में आ रहा, तुम खुद लिखोगे तो आ जाएगा। ऐसे 2 क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट में है, बन जाएंगे, जाएंगे सर। नोट कर लो एक बार। पेज चेंज करूं या रहने दूं? यहां मैं मान के चल रहा हूं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए बॉल जितने ऊंचाई से आया वापस उतने ही ऊंचाई तक चला जाएगा। पेज चेंज करूं? यस सर। एक काम करो, इसी का मेथड टू फाइंड मैक्सिमम डेप्थ, ये 10 आपके सामने एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, नेग्लेक्ट कर देते हैं कोई भी रेजिस्टेंस, नीचे लिक्विड है, ये बॉल जो है, इस बॉल की डेंसिटी है रो, और लिक्विड की डेंसिटी है 4 रो।
तो ये बॉल क्या डूब जाएगी या वापस आएगी? वापस आएगी सर। पक्का ना? यस सर। तो इसका मतलब है कि बॉल जब नीचे जा रही होगी तो नीचे जाते जाते कहीं ना कहीं ये रेस्ट पे आने वाली है। हम ये H0 मैक्सिमम डेप्थ जानना चाहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये A, ये B, ये C। सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं ये मैं यहां बताने वाला हूं। सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं ये मैं यहां बताने वाला हूं। क्या लिखेंगे आप? आगे हम क्या लिख सकते हैं? A to B। तो देखना ध्यान से, एक तो काइनेमेटिक्स होता है A to C, सीधा C। और इसमें काइनेटिक एनर्जी ना तो शुरू में है ना ही अंत में। तो हम क्या लिखेंगे? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी भी ए से सी में नहीं दिख रहा, बी में मतलब बी तक तो था लेकिन सी में नहीं दिख रहा। वर्क अगेंस्ट बायंसी, बायंसी ने ही जो है अपोज करके इसे खत्म कर दिया होगा। तो आप जब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? mg H0 + H, और F बायंसी इंटू H0 ये हो जाएगा वर्क अगेंस्ट बायंसी, mg H0 + H। और वर्क अगेंस्ट, तो वर्क डन बायंसी कैसे लिखेंगे? m/ρ इंटू 4ρ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड m/ρ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 4ρ इंटू g इंटू H0। तो यहां से g कैंसिल आउट दिख रहा है, रो कैंसिल आउट होते दिख रहा है, m कैंसिल आउट होते दिख रहा है। तो हमारे पास आ गया H0 + H इक्वल्स टू फोर H0। 3H0 इक्वल्स टू H, H0 इक्वल्स टू यहां से यदि लास्ट लाइन को थोड़ा सा मैं 4H0 तक जब आ गए तो यहां सिंप्लाइज कर लो, H0 इक्वल्स टू हो जाएगा H/3। क्या ये आइडिया समझ में आया? किसी भी पर्टिकुलर, यदि पिछले वाले क्वेश्चन में ये आइडिया अप्लाई करोगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम डेप्थ चाहिए तो उसके लिए तो काइनेमेटिक्स है, ये फील आ रहा होगा आई थिंक। क्या मैं चेंज करूं पेज? यस सर। जब पिछले वाले पेज पे चल करके देखो तो मैक्सिमम डेप्थ के लिए क्या ये आइडिया एप्लीकेबल हो सकता है? A to C,
loss in potential energy, mg H plus S2, work against buoyant force, Fb into S2, mg H plus S2 equals to F by C, m by rho वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहां कितना दिया गया है 3 रो। ये तो हो गया पॉइंट फोर्स लिखते वक्त इसको जी से मल्टीप्लाई किया और S2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वर्क डन हो गया, वर्क अगेंस्ट बाइंसी। अब यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा m g रो H प्लस S ये किसके बराबर हो गया 3s2 H प्लस S2, H इक्वल्स टू 2s2, S2 इक्वल्स टू H by 2। तो यहां भी देखो ना, यही तो आया था S2 इक्वल्स टू H by 2। क्या ये एक आइडिया सीख गए आप लोग कि वर्क जो होगा बॉयंसी के अगेंस्ट बॉल पे वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक ना तो इनिशियल एग्जिस्ट कर रहा है ना फाइनल। ये चेंज करूं, Yes, sir. हम लोग एक इंपॉर्टेंट आइडिया देखते हैं। एक ब्लॉक है जिसका ये रो1 डेंसिटी वाला ये इस ब्लॉक का एक पार्ट देख रहे हैं H by 3 रो1 डेंसिटी में, रो2 डेंसिटी में है H by 3। और बाकी H by 3 जो है यहां पर ये रो3 डेंसिटी वाला दिख रहा है। तो बाइंसी F बाइंसी कैसे लिखें, ये टोटल जो लेंथ है वो H, इस पूरे ब्लॉक पे लगने वाला बाइंसी कितना लिखा जाएगा। आपको बताना है बाइंसी कितना होगा, तो बाइंसी लिखते कैसे थे ये बताना ना। Weight of water displaced. यहाँ कौन सा डिस्प्लेस हुआ है, 3 हुए हैं सर। यहाँ पर मुझे ये बताइए ना बायंसी के लिए वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड लिखोगे कैसे यार, मैं तो खुद टेंशन में हूँ। कौन सा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ,
A H/3 ρ1 g, A H/3 ρ2 g प्लस A H/3 ρ3 g, ऐसे लिखेंगे। ये बॉयंसी लिखने का एक ट्रिकी पॉइंट। जिस पार्ट में जो डेंसिटी है और ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का उस पार्ट में जितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आ गया डिस्प्लेस लिक्विड का मास, जी से मल्टीप्लाई किया तो वेट। जिन लोगों को ये समझ में आया हो वेल एंड गुड, और नहीं तो इसको एक बार लिख करके देख लो। ये H/3 इधर है और 2H/3 इधर है। यहां डेंसिटी है 3 रो और यहां डेंसिटी है 5 रो। इधर जो लिक्विड मौजूद है ये 5 रो डेंसिटी वाला, और ऊपर जो मौजूद है ये 3 रो डेंसिटी वाला। और पार्ट कहां पर कितना है वो मैंने अभी अभी देख लिया। जहां पर ये रेस्ट पे दिख रहा है, बॉयंसी पूछ रहा है आपसे, बॉयंसी कैसे लिखोगे? H/3 इंटू A इंटू 5 रो इंटू जी प्लस 2H/3 इंटू A हो गया वॉल्यूम इंटू 3 रो इंटू जी। क्या ये बॉयंसी लिखना समझ में आ गया आप लोगों के? यस सर। और यदि ये रेस्ट पे है तो इसको किसके बराबर कह दोगे? mg के। सर एक बार पिछला पेज दिखा दीजिए। पिछला पेज में कितना? पहले एक एयर, फिर लिक्विड 1, फिर लिक्विड 2, फिर लिक्विड 3। तो एयर का तो बायंसी नेग्लिजिबल, उसके लिए नहीं सोच रहे, क्योंकि लिक्विड के कंपैरिजन में एयर डेंसिटी नेग्लिजिबल। पेज चेंज करूं? नो सर, एक मिनट। अब पेज चेंज करूं? यस सर। एक पॉइंट पिछले टर्न पे भी आया था, आज फिर से आ रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा। यदि इसी कंटेनर को हम एक्सेलरेटेड देखते हैं तो एक्सेलरेटेड होने पर एक ही लेवल में हमने 2 पॉइंट चुन लिए, 1 और 2। मान लो एक दूर में जो सरफेस एक्सेलरेटेड है उससे, और एक नजदीक में, और इनके बीच में हमने मान लिया कि यहां एक इमेजिनरी ट्यूब है लिक्विड का। जितना लेंथ डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये बेस का लेंथ मान लो L कह देते हैं। इसे हमने क्या नाम दिया? इमेजिनरी ट्यूब ऑफ लिक्विड। इस ट्यूब में जितने लिक्विड आए हैं, लिक्विड तो है पूरे में, इस ट्यूब में जितने लिक्विड हैं उन सारे लिक्विड के बारे में बात करते हैं, इन सारे लिक्विड के बारे में बात करते हैं। यहां लेफ्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ्ट की तरफ फोर्स लगता होगा
प्रेशर 1 into A एंड प्रेशर 2 into A। किस पे लगता होगा? इस ट्यूब पे। आप क्या कहोगे? फॉर द इमेजिनरी ट्यूब F1 ताकतवर होगा, तभी एक्सलेशन राइट की तरफ है। F1 माइनस F2 इक्वल्स टू M into A। F1 हो गया P1A और F2 हो गया P2A। M हो गया A into L into रो ऑफ लिक्विड into A, एक्सलेशन वाला। P1 आप कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, P1 आप कैसे लिख सकते हैं? तो उससे पहले कि P1 और P2 में जो प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2, वो किसके बराबर आ रहा है? रो ए एल के बराबर आ रहा है। तो यदि किसी जगह पानी भरा रहता है किसी बर्तन में, तो एच डेप्थ में जाने पर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा पी कैसे लिखते हैं? रो जी एच। जिस डायरेक्शन में ये एम जी था, उस डायरेक्शन में नीचे ज्यादा प्रेशर और ऊपर कम। तो यहां भी वो सिचुएशन आपके सामने है। और जब लेफ्ट से राइट आप एनालाइज करते हैं तो रो ए एल हो जाता है। उसको भी याद रखिए ना, जैसे एम जी नीचे लगता है वैसे स्यूडो किधर लगेगा? पीछे। तो सारा पानी पीछे की तरफ धकेल रहा होगा, आगे वाला लेयर पीछे वाले लेयर को प्रेस कर रहा होगा, इसलिए पीछे ज्यादा प्रेशर आगे कम। और रो जी एच के बदले क्या आइडिया आ गया? रो ए एल, हॉरिजॉन्टल लेंथ है। और यहाँ एक पॉइंट और देखिएगा, यदि P1 मैं लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं रो जी एच वन, पी नॉट प्लस रो जी एच वन। और P2 लिखना चाहता हूं तो पी नॉट प्लस रो जी एच टू। और इनका जो डिफरेंस होगा ये किसके बराबर दिख रहा है? रो ए एल के बराबर दिख रहा है। पहले पी नॉट चला गया, रो जी कॉमन आ गया, एच वन माइनस एच टू बचा रो ए एल। अब यदि कोई ये कहता है, चित्र में देखिएगा, H1 है यहां से यहां तक और H2 है यहां से यहां तक। तो हमने क्या किया, बीच में जब ये यहां से यहां एक लाइन खींचा, यहां टेन थीटा क्या आ जाएगा? इंक्लाइनेशन। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर H1 माइनस H2 इंटू बेस, H1 माइनस H2 अपॉन L। तो ये किसके बराबर आ जा रहा है? देखना ध्यान से नीचे, H1 माइनस H2 अपॉन L किसके बराबर आ गया? ए बाई जी। ये तो पिछले टर्न पे भी आपने देखा था, यदि ए एक्सलेशन से बर्तन एक्सलेट होता है तो पानी इंक्लाइन हो जाता है बर्तन के भीतर, और वो इंक्लाइनेशन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टेन थीटा लिखते हैं आप ए बाई जी। उसी के देखने का एक और नजरिया यहाँ पर है। यहाँ मैंने मैकेनिक्स अप्लाई कर दिया। ग्राउंड फ्रेम में मैंने एक एलिमेंट्री ट्यूब लेकर देखा, उस पे जो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट फोर्स लग रहा था F1 F2 उसे देखा, P1A माइनस P1A P2A, और नेट F बराबर क्या लिखते हैं? MA। तो नेट F बराबर MA को यूज कर दिया। एक ही आइडिया के देखने का ये एक और नजरिया। जैसे mg, तो ऊपर वाला लेयर नीचे को दबाता है तो h डेप्थ जाने पे प्रेशर बढ़ जाता है रो जी एच। उसी तरह यदि बर्तन एक्सलेटेड हो तो जिधर एक्सलेशन है उसके अपोजिट जाने पे प्रेशर हो जाता है रो ए एल।
क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। सोचो, एक इंटरेस्टिंग यहां फैक्ट है। जब कभी यू शेप के लिक्विड को आप एक्सलेट करोगे, जब कभी यू शेप के लिक्विड को एक्सलेट करोगे आप, तो जो लिक्विड का लेयर का इंक्लिनेशन दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखेगा। और यहां भी जब आप प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने का रास्ता वही एलिमेंट्री ट्यूब वाला बनेगा कि एलिमेंट्री ट्यूब आप ले लेंगे, इधर से इधर फोर्स लगाएंगे P1 ये, और ये P2A। ये फोर्स लिक्विड लगा रहे हैं ना। यदि एक्सलेटेड हुआ यू शेप का कोई बर्तन, तो उसमें किस आर्म में बढ़ जाएगा हाइट लिक्विड की, ये आपसे पूछा गया। H1 H2 में रिलेशन पूछा गया। H1 हाइट एक आर्म में है और H2 हाइट दूसरे आर्म में है। क्या दोनों आर्म में हाइट एक जैसी होगी या अलग अलग होगी? किस आर्म में ज्यादा होगी यदि ये यू शेप का ट्यूब एक्सलेटेड है तो? फर्स्ट आर्म में, पहली वाली। तो इसको आप कॉन्सेप्ट की तरह देखें, प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए फिर से ये एलिमेंट्री ट्यूब ले लेंगे और उस पर यही लिख देंगे F1A माइनस F2A इक्वल्स टू F1 माइनस F2 इक्वल्स टू MA, P1A माइनस P2A इक्वल्स टू A इंटू L इंटू रो इंटू जी। P1 हो जाएगा रो जी H1, P2 हो जाएगा रो जी H2 इंटू A L रो जी। आप यहाँ A हटा दो, और क्या हट जाने वाला है? जी भी गायब हो जाएगा, रो भी गायब हो जाएगा। H1 माइनस H2 अच्छा, ये जी नहीं, ये राइट साइड में जो है, राइट साइड में एक्सलेशन कौन सा है? ए H1 माइनस H2 इंटू जी, ये हो गया A इंटू L। H1 माइनस H2 बाई L, ये किसके बराबर हो जाएगा? A बाई जी। तो आप फिर से गौर करिएगा, ये जो यहाँ इंक्लाइनेशन आप बना लोगे तो उसका भी वही कहानी दिख जाएगा। ये थीटा हो जाएगा, यहां से यहां दोनों कॉलम में हाइट का अंतर, और ये लेंथ, तो टेन थीटा के ही तो बराबर ही आ जाएगा। आप यू शेप में भी देख रहे हैं, ये टेन थीटा के ऐसे बराबर आ जाएगा, ये बाई जी टेन थीटा। और आप बेस पर देख रहे हैं दो एक्सट्रीम, उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस रो एल। तो आप इतना मेहनत ना करें तो डायरेक्ट एलिमेंट्री ट्यूब का इक्वेशन लिख के ना चलें, तो डायरेक्ट ये 1 और 2 पे आप क्या लिखेंगे? P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो एल। P1 लिख दोगे रो जी H1, P2 लिख दोगे रो जी H2, तो आपको पहले ही दिख जाएगा ये डायरेक्ट रो एल। तो यहां से रो चला गया, H1 माइनस H2 बाई L आपको मिल गया, ये बाई जी। यही आप टेन थीटा भी कह सकते हैं। ये मैनिपुलेशन में ये जो एलिमेंट्री ट्यूब लेते हैं, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। मतलब न्यूटन्स का मैकेनिक्स आप अप्लाई करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। क्या ये आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आया 2-3 एग्जाम्पल के बाद?
एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये एक्सेलरेटेड भी है। इसमें कुछ पॉइंट हम मार्क करते हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो P1 मैंने मान लिया लगभग 0। मान लिया तो P2 क्या हो जाएगा यदि ये L लेंथ का है तो? रो ए एल। क्यों? क्योंकि P2 जो भी होगा वो P1 से ज्यादा, कितना ज्यादा? रो ए एल ज्यादा। और P1 यदि हमने 0 माना उस कोने में, तो ये लगभग आ गया रो ए एल। अच्छा यहां देखना 4 वाला कैसे लिखोगे? P4। तो P4 वाला तो यही होगा P1 प्लस रो जी एच, यदि ये एच हाइट है तो। तो फिर 2-0 क्यों नहीं हुआ? वो भी तो सेम लेवल पर है। क्या ये रेस्ट पे है कंटेनर या एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड है सर, ठीक है। पिछले वाले में एक्सेलरेटेड था तो अंतर था ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 पॉइंट पे एक ही लेवल में। यस सर। पिछले वाले में भी एक्सेलरेटेड है ना, अंतर है कि नहीं हॉरिजॉन्टल लेवल में 2 पॉइंट के बीच? है सर। बस यहाँ आज आपको थोड़ा और मैच्योर एक आइडिया दिया गया। यदि P1 आपने 0 लिया है तो ये हो जाएगा रो जी एच। यदि आप P3 देखते हैं तो P3 कितना हो सकता है? P4 प्लस रो ए एल। P4 कितना है? रो जी एच प्लस रो ए एल। और P3 आप कैसे लिख सकते हैं? P2 प्लस रो जी एच। रो जी एच। P2 कितना है? रो ए एल प्लस रो जी एच। रो जी एच। तो आपको प्रेशर लिखने का ये आइडियाज थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। Sir, वन P1 कॉर्नर को यदि मैं 0 मान लूं तो 4 पे आएंगे तो 1 का जितना है प्लस रो जी एच। 1 का यदि 0 मान लिया तो 1 पे जितना है और प्लस रो ए एल। हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो कितने का अंतर है? पीछे बढ़ने पे जितना लेंथ पीछे जाएंगे उतने का अंतर। आपको मैं याद दिलाऊं कि यदि ऐसा बर्तन होता था, ये H1 ये H2, इसमें पानी भरा हुआ है, तो लिक्विड के कारण यहाँ प्रेशर कितना होता था? ये सी पॉइंट पे प्रेशर एट सी कितना लिखते थे? रो जी H1 प्लस H2। क्योंकि यहाँ कोई एक्सलेशन नहीं है, केवल हाइट है H1 और H2। तो रो जी H1 प्लस H2। ये डायग्राम चाहो तो ये इधर वाला जो कंसेप्ट है, बर्तन के एक्सलेटेड होने पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक से दूसरे पॉइंट तक पीछे की तरफ एक्सलेशन के अपोजिट जाने पर प्रेशर बढ़ता है। ये आइडिया आपके पास आ गया। क्या मैं पेज चेंज करूं? एक सेकंड सर। अब चेंज करूं? यस सर, हो गया। सानिया, आप इस पॉइंट में क्या कुछ पूछना चाहती थी? नहीं सर, वो बस P1 का पूछ रही थी, वो आपने अज्यूम करा है ना। हाँ, एज्यूम किया है। यदि और वहां पर चांस इसलिए क्योंकि क्लोज कंटेनर है ना,
तो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां है नहीं, क्योंकि कंटेनर कहीं से खुला हुआ नहीं है, और ना तो वहां पर mg वाला ग्रेविटी वाला किसी पॉइंट का इफेक्ट फील होगा और ना ही स्यूडो वाला कोई, तो इसलिए वो पॉइंट खाली सा है। वही कॉर्नर ऐसा होगा जिसपे सबसे कम प्रेशर होगा, तो टेंस टू 0। ऐसा मेरा एक सोच था। यदि वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होता तो वहां पर मैं P0 मान लेता प्रेशर। यदि वहां खुला होता या कहीं भी बर्तन खुला होता, तो इधर खुला होता तो यहाँ इस तरफ खुला होने पे पानी निकल के बाहर नहीं आता, कंटेनर यदि ऐसे एक्सलेट होता तो। और पानी के यदि ये खुला नहीं है तो एटमॉस्फेयर का कहीं एक्सपोजर नहीं है, तो 1 पे मैंने लगभग 0 इसलिए लिया था। नेक्स्ट, यहां पर इस पॉइंट को चेक कर लीजिए एक बार फिर। यदि एक कंटेनर में ऐसे पानी भरा हुआ है, कितने हाइट तक? 3h/4 तक। ये r रेडियस का कंटेनर है, टोटल हाइट है इसका h, और इसको रोटेट करना शुरू करते हैं, और रोटेट करना शुरू करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखने लगा। तो पानी बाहर ना आए और ये जस्ट ऊपर वाले सिरे को टच कर दे, उसके लिए ओमेगा मिनिमम क्या होगा ये पता लगाने को कहा गया आपसे। ओमेगा मिनिमम क्या हो कि ये सिचुएशन आ जाए कि पानी जस्ट बाहर निकलने को तैयार। पहले डायग्राम बना लें और सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, तो याद करिए हम लोग यहाँ 0 0 ले रहे थे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का आइडिया पकड़ लिया था, यहाँ एक पॉइंट मान लिया था एक्स वाई। फिर इस पॉइंट पे स्यूडो फोर्स याद किया हमने, m⍵² x, एक mg याद किया, और इनका रिजल्टेंट होना चाहिए था नॉर्मल के लॉ, क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस फ्री आप देख रहे होते हैं उस पे जो नेट फोर्स होगा, तो यदि वो रेस्ट पे है फ्री सरफेस तो नेट फोर्स उसके नॉर्मल के लॉन्ग होगा। तो हमने रोटेटिंग फ्रेम में जाकर के देखा वो रेस्ट पे है, तो आप यदि वो नॉर्मल है तो इसे आप टेंजेंट कह लो, और टेंजेंट जो एंगल बनाएगा tan थीटा, वो यहां भी थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल था, ये वर्टिकल आता है, ये 90 - थीटा, तो ये थीटा क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट 90 डिग्री पे होता है। और आप रिजल्टेंट वाला वेक्टर के आइडिया से tan थीटा देख रहे हैं, m⍵² x/mg, m और m चला गया, tan थीटा हो गया dy/dx। और यदि मैं इसको इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट में ले जाऊं तो dy हो गया ω² x dx/d, और यहां से इंटीग्रेट होकर के y आ गया ω² x²/2g, और यहां से आप लिख सकते हैं x² = 2g/ω² y। क्या ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा कुछ फील देने लगा आपको या नहीं? अरे पैराबोला तो पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स में आप लोग। यस सर। और x² = 4ay रहता था, तो वैसा कुछ मतलब पैराबोला टाइप आपके पास। यहाँ पर फोकस वोकस कुछ पढ़ा होगा आपने, a0 और क्या क्या 0a। अब यहाँ गौर करिए, मुझे ओमेगा चाहिए, इससे तो नहीं निकल के आया, तो इंटीग्रेशन के लिमिट के बारे में मैं सोच रहा हूं। अभी y का मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है? y का मिनिमम वैल्यू, और वहां x कितना दिख रहा है? 0। तो आप गौर करो, एक और शर्त आपको बताया गया था कि यहां से यहां फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हमने क्या देखा था? जो शुरू का हाइट होता है 3h/4, ये
y मिनिमम प्लस y मैक्सिमम बाई 2 के बराबर होता है। तो 3h/4 किसके बराबर हो गया? y मिनिमम तो हम ढूंढ रहे हैं, y मैक्सिमम h हमें दिख रहा है बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 3h/2 माइनस h, ये y मिनिमम आ गया। तो y मिनिमम हमें मिल गया इस आइडिया से h/2। तो हम y का इंटीग्रेशन शुरू में देखिएगा, y मिनिमम पे x क्या है? 0, और y मैक्सिमम पे x क्या है? r के बराबर, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट कर्व पे यहां होगा ना, ऊपर में एक पॉइंट यहां है मिनिमम वाला y, एक मैक्सिमम वाला y, यहां पर r, y मैक्स, और यहां पर 0, y मीन, दो पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो इसको एक इक्वेशन में से हम ले सकते हैं। और यदि मैं इधर आ जाऊं इंटीग्रेट करने, तो ये dy हो गया y, कहां से कहां तक? y मिनिमम h/2 से y मैक्सिमम h तक, और लेफ्ट साइड हो गया ओमेगा स्क्वायर r²/2g। यहां से देखिए h माइनस h/2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r²/2g। तो ओमेगा मिनिमम यही है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? h/g/r²। तो ये वो रिक्वायर्ड ओमेगा है। तो यहाँ सर्कुलर मोशन आ गया, टेंजेंट नॉर्मल आ गया, फ्लूइड आ गया, कुछ छूट ही नहीं रहा। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए 2 मिनट में, और टॉपिक यहां से हम लोग फिर चेंज करते हैं।